गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन की। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इन्फ्लामेशन के बारे में पढ़ा था कि इन्फ्लामेशन क्या होता है, उसके कौन कौन से साइंस हैं। आज हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन की। तो देयर आर बेसिकली दो तरह के आपके इन्फ्लामेशन होते हैं। फर्स्ट वन इज़ एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड सेकेंड वन इज़ क्रोनिक इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन जो है वो कंडीशन होती है जब कोई भी इन्फ्लामेशन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन। और ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे बॉडी के एक अर्ली बॉडी रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से हीलिंग की प्रोसेस होती है। इसी तरह एक दूसरा टाइप है जो है कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होती है। हाँ, और इसकी वजह से हमारी बॉडी में अगर ये ज़्यादा टाइम तक रहती है तो परसिस्ट कर जाती है, तो हमारी बॉडी सेल्स को डैमेज करने लगती हैं। इन दोनों के अलावा एक तीसरी कंडीशन भी होती है जिसको हम क्रोनिक एक्टिव इन्फ्लामेशन बोलते हैं। क्रोनिक एक्टिव इन्फ्लामेशन वो कंडीशन होती है जब क्रोनिक इन्फ्लामेशन की सिम्टम इन स्टार्टिंग से ही आपको देखने को मिलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन, क्रोनिक एक्टिव इन्फ्लामेशन। इसी तरह अगर कंपोनेंट की बात करें कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो इन एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इनको हम तीन कंपोनेंट में करके देख सकते हैं। एक तो कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा सेलुलर कंपोनेंट, और तीसरा कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर कनेक्टिव टिश्यू सेल्स की बात करें तो इसमें आपके मास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट और माइक्रोफेजेज आ जाते हैं। मास्ट सेल एक तरह से प्रोटेक्टिव रोल अदा करता है। इसमें हिस्टामिन और हेपेरिन का सेक्रेशन करता है जो हीलिंग के प्रोसेस को प्रमोट करते हैं। फाइब्रोब्लास्ट जो है एक तरह से टाइप ऑफ सेल है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और कोलेजन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसी तरह माइक्रोफेजेस हैं। माइक्रोफेजेस जो है फैगोसाइटिक सेल की तरह होते हैं, जो आगे हम इसको पढ़ेंगे कि फैगोसाइटोसिस क्या होती है। जो पैथोजेंस होते हैं उसको इनगल्फ करके उसको डैमेज करने का काम करते हैं। इसी तरह अगर हम जो है इनके बात करें, क्या बोलते हैं, सेलुलर कंपोनेंट की बात करें तो इसमें कई सारे तरह के सेल्स हैं। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स है, स्नोफिल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, बेसोफिल्स हैं, स्नोफिल्स हैं। ठीक है, इसी तरह से थर्ड कंपोनेंट की कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स बात करें तो इसमें इलास्टिक फाइबर हैं, कोलेजन्स हैं, प्रोटियोग्लाइकोन्स हैं। ठीक है, फाइब्रस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं ताकि हीलिंग प्रोसेस हो सके। अब हम बात करते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन की। जैसा कि अभी हमने कहा कि दो तरह की इन्फ्लामेशन एक्यूट और क्रोनिक होती हैं। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या होती है, तो एक्यूट इन्फ्लामेशन के अगर मेन फीचर्स की बात करें तो इसमें पहला क्या होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड प्लाज्मा एट द अफेक्टेड साइड। जिस साइड पर इंजरी हुई होगी उस साइड पर फ्लूइड और प्लाज्मा का एक्यूमुलेशन हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी कभी आपको चोट लगती है, कहीं आप गिरते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है। तो स्वेलिंग के पीछे जो रीज़न है वो फ्लूइड के एक्यूमुलेशन का है। आगे हम इन डिटेल में पढ़ेंगे कैसे ये प्रोसेस वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप होती हैं। इसके अलावा जो इंट्रावस्कुलर एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन हो जाता है, और न्यूट्रोफिल जो है एज ए इन्फ्लामेटरी सेल की तरह जो है वर्क करता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि फर्स्ट वन जो है, ये वाला जो है आपका नॉर्मल सेल्स का डायग्राम है, और सेकेंड वन इज इन्फ्लेम्ड सेल का डायग्राम है। तो नॉर्मल सेल्स में अगर आप देख सकते हैं तो इसमें जो ऑर्टियोल्स हैं उसका डायमीटर ऑप्टिमल है, कोई स्वेलिंग नहीं है, और ऑक्सीजनल लिपोसाइट देखने को मिल रहे हैं। वेन्यूल्स भी डायलेटेड नहीं है। लेकिन जो इन्फ्लेम्ड सेल है वहाँ पर आर्टियोरल डायलूशन देखने को मिलता है, आर्टरीज जो है वो डायलेट कर गई है। न्यूट्रोफिल्स का ई माइग्रेशन हो गया है। माइग्रेशन क्या होता है हम आगे जो है अभी देखेंगे कि माइग्रेशन क्या होता है। और वेन्यूल्स का डायलेशन हो गया है, फाइब्रिन और प्लाज्मा प्रोटीन डिपॉजिट हो गई हैं। तो ये कई सारी स्टेप के बाद ये सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं जिनको हम आगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या क्या होता है। एक्यूट इन्फ्लामेशन की जो कंडीशन है इसको
इसमें जो इवेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको हम 2 इवेंट करके देख सकते हैं। एक तो वो इवेंट्स जो वस्कुलर सिस्टम में हो रहे हैं, आपके आर्टियोल्स और वेन्यूल्स आपके आर्टरी वेन्स में हो रहे हैं। दूसरे सेलुलर इवेंट, मतलब कि सेल्स में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, सेल में क्या-क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसको हम देखेंगे। ठीक है। तो इन दोनों इवेंट्स के बाद जो है बहुत सारे मीडिएटर्स जो कि जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, ल्यूकोट्राइन्स है ना, इन सब की रिलीज़ होती है जो कि इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। अगर हम वस्कुलर इवेंट की बात करें तो वस्कुलर इवेंट को फर्दर 2 तरह से डिवाइड करा गया है। एक तो हीमोडायनामिक चेंजेस और दूसरा चेंज इन वस्कुलर परमिलिटी। हीमोडायनामिक चेंजेस मतलब कि ब्लड की वजह से क्या-क्या चेंजेस हो रही हैं। उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैसा हो रहा है, मार्जिनेशन कैसी हो रही है, ब्लड कंपोनेंट की प्लाज्मा कहाँ जा रही है, इस तरह के चेंजेस हम हीमोडायनामिक में देखेंगे। वस्कुलर परमिलिटी जिसमें से वस्कुलर मतलब जहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है उसकी परमेबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको हम देखेंगे। तो ये 2 इवेंट होते हैं, हीमोडायनामिक चेंजेस और चेंज इन वस्कुलर परमेबिलिटी। तो अगर हीमोडायनामिक चेंजेस की बात करें तो इसमें कई सारे एक के बाद एक स्टेप होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है ट्रांजिएंट वासोकंस्ट्रिक्शन, देन परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वासोडाइलेशन, देन प्रोग्रेसिव वासोडाइलेशन, देन फॉलोड बाय स्लोइंग और स्टैसिस, लास्ट स्टेप जो होता है ल्यूकोसाइट मार्जिनेशन। तो एक-एक करके हम लोग देखते हैं कि ट्रांजिएंट वासोकंस्ट्रिक्शन क्या होता है। ट्रांजिएंट वासोकंस्ट्रिक्शन का मतलब जैसे नाम से रिप्रेजेंट कर रहा है कि ट्रांजिएंट मतलब कि क्षणिक, कुछ समय के लिए। वासोकंस्ट्रिक्शन मतलब कि आपकी जो वेसल्स हैं, जो आर्ट्रियोल्स हैं, जो आर्टरीज हैं, वो कंस्ट्रिक्ट कर जा रही हैं। तो माइल्ड इंजरी के केस में 3 से 5 सेकंड में और सीवियर इंजरी के केस में लगभग 5 मिनट तक ये चीज़ें होती हैं आपके बॉडी में ना। जैसे ही इंजरी होती है तो मेनली आर्ट्रियोल्स में ये इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। फर्स्ट वन डायग्राम जो आपका है इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आर्टरीज जो है, आर्ट्रियोल्स जो हैं उसका कंस्ट्रिक्शन हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है, जिसकी वजह से उस एरियाज में जो जिससे यहाँ पर ब्लड सप्लाई हो रही थी उस एरिया में ब्लड सप्लाई रुक जा रही है। इसके बाद जो है परसिस्टेंस प्रोग्रेसिव वासोडाइलेशन होता है। ट्रांजिएंट वासोकंस्ट्रिक्शन के बाद लगभग विदिन हाफ एन आवर इंजरी के पहले कंस्ट्रिक्शन होगा, देन वासोडाइलेशन होगा। आर्ट्रियोल्स आपके डायलेट हो जाएंगी, उस एरिया में ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी, वो एरिया रेड फील करेगा। आपने फील भी करा होगा इस चीज़ को, कभी आपको चोट लगी हो तो तुरंत तो सिम्टम देखने को नहीं मिलते, वहाँ पर ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, लेकिन आधे एक घंटे बाद देखते हैं कि वो एरिया में रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, इस तरह की चीज़ें। तो विदिन हाफ एन आवर जो है ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है और इस वजह से रेडनेस उस एरिया में देखने को मिलती है और टेम्परेचर भी रेज हो जाता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही इन्फ्लामेशन के साइन के बारे में बताया था ना, तो रिवर, कॉलर और डॉलर, ये सारे अलग अलग साइन थे। तो हीमोडायनेमिक चेंजेस में जो तीसरा स्टेप है दैट इज़ प्रोग्रेसिव वासोडाइलेशन। यहाँ पर परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वासोडाइलेशन होता है। कि इस प्रोग्रेसिव वासोडाइलेशन की वजह से जब उस एरिया में जो है ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को ऐसा समझिए कि ब्लड वेसल्स के अंदर का प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। तो वो प्रेशर की वजह इंक्रीज़ होने की वजह से ब्लड की कैपिलरी पर इफ़ेक्ट पड़ता है और प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो प्लाज्मा होता है वो ट्रांसड्यूएट होके जो फ्लूइड होता है वो ट्रांसड्यूएट होके बाहर आ जाता है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, आर्ट्रियोल्स में ब्लड सप्लाई ज़्यादा हुई, टिश्यू हाइपरमिया हो जाएगी, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी, रेडनेस होगी और फ्लूइड जो है वो एक्सुड्यूट फॉर्म में उस ब्लड वेसल से बाहर आने लगेंगे। ठीक है। इसके बाद स्लोइंग और स्टैसिस प्रोसेस होती है, जिसकी जैसे जब ये प्रोसेस हुई, ट्रांसड्यूएशन प्रोसेस हुई, ट्रांसड्यूएशन की वजह से जो प्लाज्मा था, प्लाज्मा ब्लड से बाहर आ गया, जिसकी वजह से जो ब्लड की विस्कोसिटी है वो विस्कोसिटी बढ़ जाती है। विस्कोसिटी बढ़ने की वजह से उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्लोइंग और स्टैसिस। जो पांचवा स्टेप है हीमोडायनेमिक चेंज में हम लोग पढ़े, हीमोडायनेमिक जो पांचवा स्टेप है दैट इज कॉल्ड एज ल्यूकोसाइटिक मार्जिनेशन। नाम से पता चला ल्यूकोसाइट्स का
मार्जिनेशन हो जा रहा है। ल्यूकोसाइड्स जो अभी ब्लड में फ्लो कर रहे थे वो मार्जिन पे आ जाते हैं, मतलब ब्लड वेसल्स के मार्जिन पे आ जाती हैं। पेरिफेरल ओरिएंटेशन ऑफ ल्यूकोसाइट दैट इज़ मेनली न्यूट्रोफिल्स अलॉन्ग विद द विस्कुलर एंडोथेलियम, मतलब कि जो ल्यूकोसाइड्स हैं वो आपकी जो ब्लड वेसल्स है उसके पास आ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं मार्जिनेशन। फिर ये इन ल्यूकोसाइट्स और इसमें से भी बेसिकली न्यूट्रोफिल्स इस वर्सुलर एंडोथेलियल पर चिपक जाते हैं और मूव करते हैं, और जब भी कभी इनको गैप मिलता है तो वो एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस में ब्लड वेसल्स से बाहर निकल के एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस में चले जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ई माइग्रेशन। इस प्रोसेस को हम ई माइग्रेशन बोलते हैं। इसको हम अभी जब हम परमेबिलिटी चेंजेस पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो हमने पढ़ा कि जब एक्यूट इन्फ्लामेशन में दो चीज़ें, एक तो हीमोडायनामिक चेंजेस होती हैं और एक लास्ट साइड फिर से देख लीजिए आप लोग कि वस्कुलर इवेंट में, एक्यूट इन्फ्लामेशन में दो इवेंट, एक तो वस्कुलर इवेंट और सेलुलर। वस्कुलर इवेंट की जब बात कर रहे थे तो वस्कुलर इवेंट में दो चेंजेस, हीमोडायनामिक चेंजेस और वस्कुलर परमिबिलिटी होती है। तो हीमोडायनामिक हमने पढ़ा, हीमोडायनामिक में कई सारे ट्रांजिशन वैसोकंस्ट्रिक्शन, पर्सनल प्रोग्रेसिव वैसोडाइलेशन, देन प्रोग्रेसिव वैसोडाइलेशन, स्लोइस और स्टैसिस, एंड देन हीलोकोसाइट मार्जिनेशन होता है। मार्जिनेशन में ही जो लास्ट स्टेप होती है उसको हम बोलते हैं ई माइग्रेशन। अब इसका जो सेकंड पार्ट था, सेकंड इवेंट था, दैट इज़ द अल्टर्ड वस्कुलर परमिबिलिटी, मतलब कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी परमिबिलिटी में चेंजेस हो जाती हैं। तो एक्युमुलेशन ऑफ edematous fluid in interstitial compartment which come from the blood plasma and escape through the endothelial wall of the peripheral vascular bed ना। तो जो अभी जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट हुआ बड़ा, स्टैसिस हुई, मार्जिनेशन हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो फ्लूइड था हाइड्रोस्टैटिक, बेसिकली समझिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से जो प्लाज्मा फ्लूइड था वो पर मेम्ब्रेन से निकल के बाहर, मतलब वेसल से निकल के बाहर आ गया। तो इसमें दो प्रोसेस होती हैं, मतलब कि जब केवल फ्लूइड वैसोडाइलेशन, escape of fluid is due to vasodilation and consequent elevation of hydropressure, then it is called transduate and subsequently मतलब कि ट्रांसड्यूएट के बाद जब और परमिबिलिटी बढ़ जाती है तो प्लाज्मा फ्लूइड के साथ साथ जब प्रोटीन्स भी उसके साथ साथ बाहर आने लगती हैं तो उसको बोलते हैं हम एक्सुडुएट। तो एक्सुडुएट और ट्रांसडुएट दोनों एक तरह से इंक्रीज वस्कुलर परमिबिलिटी के ही इफ़ेक्ट हैं। जब केवल प्लाज्मा फ्लूइड आता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सुडुएशन, और जब ये फर्दर प्रोसेस और टाइम बढ़ता जाता है, परमिबिलिटी और बढ़ता जाते हैं, तो प्लाज्मा के साथ साथ उसमें जो है ब्लड कंपोनेंट आपके प्रोटीन्स भी जो है बाहर आने लगती हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सुडेट, ठीक है। इससे आप देख सकते हैं, इस डायग्राम से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसड्यूएट क्या होते हैं, एक्सड्यूएट क्या होते हैं। ये पहला जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल कंडीशन को, कोई ब्लड प्रेशर, कोई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नहीं क्रिएट हुआ है, कोई इंजरी नहीं है, तो कोई किसी तरह की फिजियोलॉजिकल चेंजेस वहाँ पर नहीं हुई हैं। इंजरी होने के बाद हीमोडायनामिक चेंजेस हुए, हीमोडायनामिक आर्ट्रियोल का वेसल्स का डायलेशन हुआ, डायलेशन होने की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हुआ, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा, क्वांटिटी वेसल्स वही हैं लेकिन उसमें प्रेशर क्रिएट हुआ, तो यहाँ से इन एंडोथेलियल सेल्स से ये फ्लूइड जो है लीक आउट करने लगा है बाहर। तो फ्लूइड लीक आउट करने लगता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसड्यूएट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई प्रोटीन का लीकेज नहीं हो रहा है, केवल फ्लूइड, प्लाज्मा फ्लूइड ही केवल बह रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसड्यूएट। इसी वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस कंडीशन में फ्लूइड के साथ साथ प्रोटीन का भी लीकेज हो जा रहा है। यहाँ पर एंडोथेलियल का रिट्रैक्शन हुआ है, कंट्रैक्शन हुआ है, एंडोथेलियल्स के बीच में गैप ज़्यादा हो गई, जहाँ पर एरो मार्क है वहाँ देख सकते हैं गैप ज़्यादा हो गई। तो इस कंडीशन में वैसोडाइलेशन की वजह से, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होने की वजह से, एंडोथेलियल रिट्रैक्शन होने की वजह से, कंट्रैक्शन होने की वजह से परमेबिलिटी और बढ़ गई है, डैमेज हो गई हैं एंडोथेलियल सेल्स, तो फ्लूइड के साथ साथ प्रोटीन भी लीकेज होने लगा है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सुडेट। तो ट्रांसड्यूएट और एक्सुडेट में यही डिफरेंस है, ट्रांसड्यूएट में केवल प्लाज्मा रहती हैं और एक्सुडेट इसकी अपर कंडीशन है और क्रोनिक मतलब कि एक तरह से अपर स्टेज है जिसमें प्लाज्मा के साथ साथ प्रोटीन भी बाहर आने लगती है। करते हैं वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसके पीछे जो
क्या मैकेनिज़्म है? तो इसमें बेसिकली 5 स्टेप इन्वॉल्व होती हैं, जिनके माध्यम से ये परमिटिव वस्कुलर परमिटिविटी इंक्रीज़ होती है। तो जिसमें सबसे पहला स्टेप है कंट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल, मतलब एंडोथेलियल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। इस आप डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अ, ये गैप बन जा रहा है एंडोथेलियल सेल्स की वजह से, एंडोथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्ट हो जा रही है, सिकुड़ जा रही हैं। देन रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल, उसका शेप चेंज हो जा रहा है, जिसकी वजह से गैप पे एक एंडोथेलियल सेल दूसरे के बीच में और गैप बन जा रही है। थर्ड वन, डायरेक्ट इंजरी टू एंडोथेलियल सेल्स। इनके अलावा कंट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स के अलावा एक और प्रोसेस हो सकती है, मतलब कि डायरेक्ट इंजरी हो सकती है, कहीं पर ट्रॉमा हुआ है उसकी वजह से एंडोथेलियल सेल में डैमेज हुआ है, तो डायरेक्ट इंजरी थर्ड वाले आप डायग्राम से इसको देख सकते हैं, थर्ड वन से डायरेक्ट इंजरी। उसके बाद जो है एंडोथेलियल इंजरी मीडिएटेड बाय ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स भी जो है हमारे, वो भी एंडोथेलियल सेल्स को डैमेज कर देते हैं। एंड लास्ट वन इज़ द लीकनेस एंड न्यू वस्कुलराइजेशन। न्यू वस्कुलराइजेशन मतलब कि एक पतली सी कैपिलरी नुमा संरचना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनने की वजह से कैपिलरी नुमा संरचना बन जाती है, तो उसको बोलते हैं न्यू वस्कुलराइजेशन। जैसे आप कोई पाइप में पानी बह रहा है और उस पतला है, कमज़ोर है, और उसको दोनों तरफ से एक तरफ से दबा दीजिए और प्रेशर बढ़ाते रहिए, तो जब उसको गैप नहीं मिलेगा तो वो बीच में कहीं फट कर जो है जो है कैपिलरीज बना लेगा और वहाँ से निकलने लगेगा, तो उसको बोलते हैं न्यू वस्कुलराइजेशन। इन सारे स्टेप को हम एक एक करके देखते हैं कि कैसे क्या मैकेनिज्म है ना। तो पहला स्टेप दैट इज़ द कंट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल। ये एक टीएस डायग्राम है। इस डायग्राम को आप देख लीजिए कि ये आपकी कैपिलरी मतलब कि आर्टरी है, आर्टरी का टीएस डायग्राम है, जिसकी लाइनिंग पर एंडोथेलियल सेल्स लगी हुई हैं, और ये येलो कलर का जो है वो प्लाज्मा है, प्लाज्मा। तो कंडक्शन मतलब कि ये जो एंडोथेलियल सेल हैं, ये जो 3 एंडोथेलियल सेल्स देखने को मिल रही हैं आपको, ये एंडोथेलियल सेल्स कंट्रैक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से टेम्प्रोरी गैप डेवलप हो जा रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर टेम्प्रोरी गैप डेवलप हो जा रहा है। इन गैप्स के जो है के माध्यम से प्लाज्मा जो है बाहर निकल जा रहा है। तो कंट्रैक्शन रिजल्टिंग इन वस्कुलर लीकनेस मीडिएटेड बाय रिलीज ऑफ हिस्टामिन, जिसकी वजह से हिस्टामिन, ब्रेडाकाइनिन एंड अदर केमिकल मीडिएटर्स के माध्यम से ये कंट्रैक्शन होता है, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, मतलब इंजरी के लगभग 15 से 30 मिनट के बाद ये चीज़ें होती हैं। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो सेकंड स्टेप है वो है मैकेनिज्म, जिसके माध्यम से वस्कुलर परमिटिविटी इंक्रीज हो सकती है, दैट इज़ रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल। रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल में इसमें स्ट्रक्चरल रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है एंडोथेलियल सेल्स का। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एंडोथेलियल सेल्स थी उसका रीऑर्गेनाइजेशन हो गया है, इसकी वजह से गैप डेवलप हो गई हैं। एक एंडोथेलियल सेल दूसरे एंडोथेलियल सेल जंक्शन के बीच में गैप डेवलप हो गया है, और इस प्रोसेस को, रिट्रैक्शन को जो मीडिएट करता है वो होते हैं साइटोकाइनिन्स, जैसे इंटरल्यूकिन 1 है, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा है। तो ये कई सारे मीडिएटर्स हैं जो रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स को मीडिएट करते हैं। आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि एंडोथेलियल सेल्स का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, जिसकी वजह से वस्कुलर परमिटिविटी बढ़ गई है। डायरेक्ट इंजरी, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें कई सारे डायरेक्ट इंजरी हो सकती है ट्रॉमा की वजह से, डायरेक्ट उस एरिया में ही, उस वेसल्स में ही डैमेज हो रहा है, तो डायरेक्ट इंजरी की वजह से एंडोथेलियल सेल की परमिटिविटी बढ़ जाएगी। देन एक चौथा मैकेनिज्म जो था ल्यूकोसाइड्स की वजह से, ल्यूकोसाइड एडियर हो जाते हैं एंडोथेलियल सेल से साइट ऑफ इन्फ्लामेशन की वजह से। फिर इन ल्यूकोसाइड्स का एक्टिवेशन होता है, जिसकी वजह से ये कई तरह के प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स और टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स का मतलब ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन की लाइसिस कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम। तो जब ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, इस ल्यूकोसाइड का एक्टिवेशन होता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं, तो वो आपके ब्लड वेसल, आपके जो आर्टरीज हैं उनको डैमेज करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से वस्कुलर लीकनेस बढ़ जाती है, और लेटर स्टेज में ये वेन्यूल्स को भी जो है अफेक्ट करने लगते हैं। ठीक है। इसके बाद लीकनेस, न्यू वस्कुलराइजेशन, जैसा कि मैंने कहा, न्यूली फॉर्म्ड कैपिलरीज अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जो है, न्यू वस्कुलराइजेशन होता है, एक्सेसिवली लीकी हो जाता है आपका जो वेसल्स हैं। तो आप सेलुलर इवेंट में
जो है फर्दर 2 स्टेप इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट एंड फागोसाइटोसिस। तो अब एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, जो ल्यूकोसाइट है वो उस कैपिलरी से, उस ब्लड वेसल से बाहर कैसे आता है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ये 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं: चेंज इन द फॉर्म एलिमेंट ऑफ ब्लड, देन रोलिंग एंड एडिशन, देन ई माइग्रेशन एंड देन कीमोटैक्सिस। ये एक पूरा कम्प्लीटली डायग्राम देख सकते हैं आप। नॉर्मल एक्सियल ब्लड को कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस नहीं हुई हैं। बी डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है मार्जिनेशन एंड पेवमेंटिंग। मार्जिनेशन और पेवमेंटिंग मतलब कि जो ब्लड कंपोनेंट है वो ब्लड वेसल्स के मार्जिन पर आ जा रहा है, तो मार्जिनेशन पेवमेंटिंग। देन रोलिंग एडिशन, ब्लड वेसल्स के इंडोथेलियल सेल्स पे आने के बाद, किनारे पर आने के बाद रोल करते हैं, और जैसे ही इनको मौका मिलता है, जैसे ही गैप मिलता है, वो उस गैप के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं इमाइग्रेशन एंड डायपेटाइसिस। तो चेंज इन फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड, जैसा कि स्टार्टिंग में ही जब हम हीमोडायनामिक चेंजेस पढ़ रहे थे, हम वस्कुलर कंपोनेंट, वस्कुलर चेंजेस के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि कैसे जब इंजरी होती है तो ये जो सेल्स कंपोनेंट होते हैं उनका मार्जिनेशन हो जाता है। सेंट्रल स्ट्रीम ऑफ सेल जो कि सेंट्रल स्ट्रीम जिसमें आपके ल्यूकोसाइट्स और आरबीसी होते हैं, और पेरिफेरल सेल जो है उसमें फ्री होते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है। तो बीच में आपके ल्यूकोसाइट्स फ्लो करते रहते हैं, ल्यूकोसाइट्स और आरबीसी रहते हैं, और उनके साइड में मार्जिन पर प्लाज्मा रहता है। तो जैसे इंजरी होती है तो इसकी वजह से क्या होता है, जो सेंट्रल स्ट्रीम ऑफ सेल जो होती है वो वाइडन हो जाती है, और पेरिफेरल जो है वो नैरो हो जाता है। मतलब प्लाज्मा एक्सुडेट होकर बाहर चला गया, जिसकी वजह से सेंट्रल स्ट्रीम वाइडर हो गई और प्लाज्मा वाला सेक्शन जो है कम हो गया। इस वजह से क्या होगा कि जो सेल्स होती हैं वो सेल्स जो हैं आपकी इंडोथेलियल सेल्स के पास आ जाती हैं, उसकी लाइनिंग पर आ जाती हैं, और इस फिना को हम बोलते हैं मार्जिनेशन। मतलब जो भी ब्लड कंपोनेंट थे वो ब्लड वेसल्स के किनारे पर आ जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मार्जिनेशन। ठीक है। न्यूट्रोफिल जब इसी प्रोसेस में जब न्यूट्रोफिल सेंट्रल कॉलम से हट करके आपके ब्लड वेसल्स के पास आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं पेवमेंटिंग। मतलब जब सारे ब्लड कंपोनेंट आएंगे तो उसको मार्जिनेशन, जब स्पेशली अगर न्यूट्रोफिल्स की बात करें जाए, जब न्यूट्रोफिल्स इस मार्जिन पर आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं पेवमेंटिंग। देन रोलिंग एंड एडिशन होता है। ये जो भी कंपोनेंट आए हुए हैं जो इस वेसल एंडोथेलियल सेल्स पे चिपके हुए हैं, ये रोल करते हैं। रोल करते हुए, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये रोल करते हुए रहते हैं, और कई सारे फैक्टर्स, कई सारे एडिशन के लिए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इनको एडहियर करा देते हैं इस पर, जिसमें सेलेक्टिन, इंटरग्रीन, इम्यूनोग्लोबिन जीन्स हैं जो जिनके माध्यम से ये इस वाल पर चिपक जाता है। इसके बाद ई माइग्रेशन स्टेप होता है आफ्टर स्टिकिंग ऑफ न्यूट्रोफिल्स। जब न्यूट्रोफिल्स जुड़ता है तो उसको पेवमेंटिंग बोलते हैं। जब ये आ जाते हैं तो ये रोल करते रहते हैं साइड बाय साइड, और जैसे ही इनको इंडोथेलियल सेल्स में कहीं भी इनको गैप मिलता है कि जहाँ पर से ये पास आउट हो सकें, बाहर निकल सकें, तो ये उस आर्टियोल्स को छोड़ करके बाहर गैप के माध्यम से बाहर चले जाते हैं। तो क्रॉस द मेम्ब्रेन बाय डैमेजिंग इट लोकली कोलेजन, और इसको हम बोलते हैं ई माइग्रेशन। ई माइग्रेशन में ही जब एक टर्म है डायपेडेसिस टर्म हम यूज करते हैं, जब रेड ब्लड सेल्स जो है पास होते हैं इंडोथेलियल सेल्स के बीच में, तो उस केस में ई माइग्रेशन टर्म के लिए हम स्पेशली, मतलब रेड ब्लड सेल जब माइग्रेट करता है तो उसके लिए हम डायपेडेसिस टर्म यूज करते हैं।